हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट निरंतर मिल सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट कोड है QES और इकाई 1 पर्यावरण के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की, यानी इंट्रोडक्शन पर्यावरण का। हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, जलवायु, नदी, तालाब, पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल है पर्यावरण के अंदर। अगर हम पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये नहीं है, ये पर्यावरण का परिचय है, यानी हमारे चारों ओर का परिवेश जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, जलवायु, नदी, तालाब, पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल है। अब बात करें पर्यावरण की परिभाषा की अगर, तो परिभाषा है पर्यावरण उन समस्त जैविक व भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है जो सभी सजीवों को प्रभावित करते हैं। इसमें वातावरणीय, भौतिक व रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप, भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल किए जाते हैं। यह है पर्यावरण की परिभाषा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर निरंतर वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट कोटा ओपन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के सभी पाठों की कोशिश करेंगे, सभी पाठों के जो वीडियो हैं वो अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही हम आपकी मदद कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। तो विश्व के देशों में मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण, यातायात के साधन भी बढ़ रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या की भोजन, पानी व अन्य ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। साथ ही तेज़ी से बढ़ती तकनीकी वैज्ञानिक जानकारी के कारण मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं तथा प्रदूषण बढ़ रहा है। विश्व के विभिन्न देश विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हर देश शीघ्र अतिशीघ्र विकसित देशों की श्रेणी में आ जाना चाहता है। विकास के साथ ही पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। विश्व की बड़ी आबादी को आज भी स्वच्छ जल व पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। यानी भोजन, पानी व अन्य ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो सन 1972 में स्टॉकहोम में वे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वे सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। यानी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं पर्यावरण दिवस और पृथ्वी सम्मेलन के बीच। यानी पर्यावरण दिवस था वो 5 जून और 1972 को स्टॉकहोम 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, और जो पृथ्वी सम्मेलन था वो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। यानी पर्यावरण दिवस वो है वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, और जो पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में मनाया जाता है। इसके पश्चात अनेक कार्यशालाएं एवं सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें कुछ उद्देश्यों को लेकर चर्चा की गई तथा दिशा निर्देश बनाए गए तथा लक्ष्य तय किए गए। यूनेस्को के अनुसार आम जनता में पर्यावरण संबंधी जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण एवं क्षमता विकसित की जानी चाहिए तथा उनके पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों तथा जीवन में पर्यावरण शिक्षा शामिल की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा हमारे जीवन में शामिल हुई है। पर्यावरण की तत्कालीन स्थिति का लगातार आकलन करते चिन्हित किया जाना चाहिए। समस्याओं के प्रति जागरूक व निदान में जन सहयोग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखा जाना चाहिए। ये भी अनुशंसा की गई कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की अधिगम बहुश्रेणिक रखा जाए। पर्यावरण को संपूर्णता से अध्ययन करने के लिए अभिगम बहुश्रेणिक में रखा जाए और उसके प्राकृतिक, कृत्रिम, तकनीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक आदि पहलुओं पर गौर किया जाए। अब हम बात करते हैं
पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत यानी प्रिंसिपल रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो एक जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो जब तक सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं जीव की वृद्धि व प्रजनन चलता रहता है। ये जो इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको नोट्स करा देता हूँ। कोई एक भी तत्व कम होने लगता है तो वृद्धि प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में तत्व सीमाकारी कारक बन जाता है। आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सीमाकारी कारक किसे कहा जाता है। यदि इस तत्व की कमी पूरी कर दी जाए तो पुनः गति से वृद्धि व प्रजनन चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं लिविंग का न्यूनतम का सिद्धांत। लिविंग का न्यूनतम का सिद्धांत, ये नियम जस्टिस लिविंग द्वारा सन 1980 में दिया गया और उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि पौधे की वृद्धि उस प्राप्य पदार्थों में जो तत्व सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है पर निर्भर करती है। यदि केवल उस एक पोषक तत्व को छोड़कर सभी आवश्यकताएं तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तब भी पौधे की वृद्धि उस एक न्यूनतम मात्रा वाले तत्व द्वारा नियंत्रित होती है। लिविंग का ये सिद्धांत सभी कारकों के लिए सही है मगर नियम से जुड़े कुछ तथ्य आपको बताते हैं। ये जो हैं ये लगातार बढ़ते तंत्र पर लागू होता है। हमेशा वही कारक सीमाकारी होगा जरूरी नहीं है। कारकों की पारस्परिक अंतरक्रिया की भूमिका भी इसमें रहती है। कारकों की पारस्परिक अंतरक्रिया की भूमिका इसमें रहती है। सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी कभी एक तत्व की पूर्ति दूसरे तत्व द्वारा पूरी कर ली जाती है। ये था जो लिविंग का सिद्धांत था वो, यानी कभी कभी एक तत्व की कमी दूसरे तत्व द्वारा पूरी कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं ब्लैकमैन का नियम। ब्लैकमैन का नियम एफ ब्लैकमैन 1840 ने पाया कि किसी भी जीवन क्रिया की गति जीव को सीमाकारिक मात्रा में मिल रहे भौतिक कारक पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ताप आदि कारकों का उचित मात्रा में उपस्थित होना प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। यह है ब्लैकमैन का नियम। अब आगे हम बात करेंगे सेल्फवर्ड का सहनशीलता का नियम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल्फवर्ड का सहनशीलता का नियम। तो सेल्फवर्ड ने जो सहनशीलता का नियम है दिया है, वी सेल्फवर्ड ने 1913 में अधिकतम सीमा का नियम बनाया। किसी जैविक क्रिया के लिए भौतिक खतरों का सहन कर सकने की एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच उस जैविक क्रिया की दर सर्वाधिक होती है, इसे उपयुक्तम सीमा कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपयुक्तम सीमा किसे कहते हैं, तो किसी जैविक क्रिया के लिए भौतिक कारकों को सहन कर सकने की एक न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होती है और इन दोनों सीमाओं के बीच उस जैविक क्रिया की दर सर्वाधिक होती है, इसे उपयुक्तम सीमा कहा जाता है। और अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो जिन जीवों की सहनशीलता अधिक होती है उनका भौगोलिक प्रचार भी अधिक होता है। कुछ जीवों की ताप से सीमा अधिक होती है, उन्हें स्टीनोथर्मल प्राणी कहते हैं। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टीनोथर्मल प्राणी किसे कहते हैं, तो कुछ जीवों की ताप से सीमा बहुत कम होती है तो उन्हें स्टीनोथर्मल प्राणी कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कुछ प्राणी तापमान में काफी विभिन्नता सहन कर सकते हैं, ऐसे प्राणियों को यूरीथर्मल कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरीथर्मल किसे कहा जाता है, तो कुछ प्राणी तापमान में काफी विभिन्नता सहन कर सकते हैं और ऐसे प्राणियों को यूरीथर्मल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की बहुश्रेणी प्रकृति की। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं तथा समाज के जागरण द्वारा उनका प्रभाव न्यूनतम करने का प्रयास किया और स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित सम्मेलन की संस्तुति से संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई। अब हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो पर्यावरण शिक्षा पर एक कार्यशाला द बेलग्रेड चार्टर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1975 में आयोजित की गई।
यूनेस्को द्वारा आयोजित की गई। यानी पर्यावरण शिक्षा पर एक कार्यशाला द बेलग्रेड चार्टर, बेलग्रेड कहाँ है, यूगोस्लाविया में, 1975 में यूनेस्को द्वारा आयोजित की गई। अब हम बात करें 5 जून 1900 अगले पॉइंट की, तो 5 जून 1992 के दिन डॉक्टर टोलबा ने केयर एंड शेयर को 1992 की थीम बनाया। उनके अनुसार जो लोग पर्यावरण की केयर जरूर करते हैं मगर ये नहीं जानते कि इससे जुड़े मुद्दों को शेयर कैसे किया जाए। यानी केयर एंड शेयर को 1992 की थीम किसने बनाया, तो डॉक्टर टोलबा ने। कब बनाया, तो 5 जून 1992 के दिन। और कोटा ओपन से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो BA फर्स्ट ईयर के हैं अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में VMOU प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनमें से परीक्षा में कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आप कोटा ओपन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पर्यावरण अध्ययन के और अन्य सब्जेक्ट पे भी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ संस्थाएं और कुछ जो समूह बने हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन कैंपेन। ये एक संस्था है जो विकासशील देशों के कृषकों के हितों व विश्व के जेनेटिक रिसोर्सेज की रक्षा के लिए काम करती है। इन्होंने जिन पेटेंटिंग की शर्तों का विरोध किया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जिन पेटेंटिंग की शर्तों का विरोध किसने किया, तो जिन कैंपेन ने। और ये क्या है, ये एक संस्था है और ये क्या कार्य करती है, तो ये विकासशील देशों के कृषकों के हितों व विश्व के जेनेटिक रिसोर्सेज की रक्षा के लिए काम करती है। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर डुंकेल ड्राफ्ट। ये गेट के अनुबंधों का हिस्सा है। तो आगे हम बात करते हैं ग्रीन फंड। 41 विकासशील देशों ने जून 1991 में बीजिंग चीन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए नए फंड की स्थापना की। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA इसका फुल फॉर्म है। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह संस्था अमेरिकी सरकार द्वारा 1970 में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। आगे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसे पर्यावरण मॉनिटरिंग व संरक्षण हेतु 1972 में स्थापित किया गया। इसका प्रधान कार्यालय नैरोबी केन्या में है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका प्रधान कार्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। और अब हम बात करते हैं अर्थ स्कैन। ये UNEP द्वारा 1976 में स्थापित की गई और ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर निबंध, लेख इत्यादि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को उपलब्ध कराती है। अब हम बात करते हैं आगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN। ये एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में की गई। ये स्विट्जरलैंड में है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में काम कर रही स्वशासित संस्था है। तो हम एक बार फिर से इन टॉपिकों पर वापस नजर डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो डुंकेल ड्राफ्ट ये गेट अनुबंधों का हिस्सा है। ग्रीन फंड 41 विकासशील देशों ने 1991 में बीजिंग चीन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु फंड की स्थापना की। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA। ये संस्था अमेरिकी सरकार द्वारा 1970 में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका प्रधान कार्यालय नैरोबी केन्या में है। अर्थ स्कैन ये UNEP द्वारा 1976 में स्थापित की गई। ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर निबंध, लेख इत्यादि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को उपलब्ध करवाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ये एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये स्विट्जरलैंड में है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में काम कर रही स्वशासी संस्था है। अब हम बात करते हैं अगली जो है वो है
अर्थ वॉच प्रोग्राम यानी पर्यावरण मॉनिटरिंग हेतु 1972 में बनाया गया UNEP द्वारा संचालित है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट अर्थ। ये युवाओं को सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर प्रेरित एवं शिक्षित किया जाता है। UNEP के साथ मिलकर काम करता है। मैन एंड बिस्फेयर प्रोग्राम MAB यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ किया गया। और पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। और विश्व नम भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ग्रीन उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून को मनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोटा ओपन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हमने इस सब्जेक्ट के डाल दिए हैं। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।